Hello students, very good morning to all of you. Myself Dheeraj Jain. स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है इंडस्ट्रियल लॉ का, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। हमने बात की थी ये एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ था, तो 1 अप्रैल 1947 से ये एप्लीकेबल हुआ था। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है। तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अथॉरिटी ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट की क्या क्या अथॉरिटी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 किससे रिलेट करता है। तो ये डिस्प्यूट से रिलेटेड है कि इंडस्ट्री में अगर किसी के डिस्प्यूट हो जाए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अगर वो डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग ये एक्ट बनाया गया कि अगर कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में या सेवा नियोजक के बीच में अगर कोई वाद उत्पन्न हो जाता है, तो उस वाद के तहत हम इस अधिनियम की धारा का प्रयोग करके उस वाद को दूर कर सकते हैं, इस प्रावधान को लागू कर सकते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहले इस एक्ट की अथॉरिटी क्या है। इस एक्ट में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो इस डिस्प्यूट को 8 तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं। लेकिन इस 8 तरीकों की जगह हमने इसके 4 तरीके बना दिए हैं। पहला आता है स्वैच्छिक निपटारा व्यवस्था। इस निपटारा व्यवस्था के अंदर क्या होता है, जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनकी तरफ से एक ग्रुप बन जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो आपस में एक समिति बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। और इस ग्रुप की रूल क्या है कि अगर 100 से ज्यादा श्रमिक होंगे तभी ये ग्रुप बनेगा, और 20 से ज्यादा नहीं हो तो समिति के सदस्य नहीं बन पाएंगे। मतलब 100 से ज्यादा होने चाहिए। कितने? 100 से ज्यादा। अगर 100 से ज्यादा है तो वो खुद ही ग्रुप बना लेंगे और खुद ही क्या करेंगे, आपस में समझौता कर लेंगे। इसे हम बोलते हैं स्वैच्छिक निपटारा व्यवस्था। कार्य समिति के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों की एक समिति बनाई जाती है। अगर उनकी संख्या एक 100 से ज्यादा है, इस एक्ट में प्रावधान है कि 100 से ज्यादा होने पर ही वो समिति बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। धारा 3 में इसके प्रावधान दिए गए हैं और ये बताया गया है कि स्वैच्छिक निपटारा व्यवस्था के तहत कर्मचारी स्वेच्छा से ही अपने निपटारे की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लेंगे। इसे हम बोलते हैं समझौता। सिंपली अगर अपने स्तर पर ही कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे स्वैच्छिक निपटारा व्यवस्था। क्लियर है। अब अगली हम बात करते हैं इस, अगर स्वैच्छिक निपटारा व्यवस्था लागू नहीं होती, मान लो कि कल को कर्मचारी 20 से ज्यादा नहीं होते, 20 से कम होते हैं, यानी 100 से ज्यादा नहीं होने पर क्या करेंगे, इन चीजों का यूज करेंगे। हमारे पास 3 और है। समझौता आधारित व्यवस्था। समझौता आधारित व्यवस्था नाम से पता लग रहा है, ऐसी व्यवस्था जो किस पर आधारित है, समझौते पे। वो कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में समझौता करवाती है। इस योजना के अंदर, इस समझौते के अंदर हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर 1, परिवेदना निवारण उपाय। ये धारा 9C में आती है और ये क्या कहती है कि अगर स्वेच्छा से समझौता नहीं हो रहा तो कर्मचारी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा एक निवारण उपाय की व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा एक कमेटी का निर्माण किया जाता है, जिसमें 2 सदस्य अपॉइंट किए जाते हैं। 20 से ज्यादा सदस्य होने चाहिए, बशर्ते कि उस एक्ट के जहां लागू हो रहा है 20 से ज्यादा सदस्य होने चाहिए, उसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। और धारा 9C के अंदर ये प्रावधान है कि परिवेदना निवारण व्यवस्था के अंतर्गत उनके जो भी डाउट्स है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, उसका निवारण इस निवारण व्यवस्था के अंतर्गत किया जाएगा, परिवेदना निवारण उपाय के अंतर्गत। मतलब नाम से पता लग रहा है, परिवेदना मतलब जो उनके कष्ट है, उनकी वेदना का क्या किया जाएगा, उनको दूर किया जाएगा। इसके अंतर्गत समिति का गठन किया जाएगा, सभापति चुना जाएगा। ठीक है, जो सभापति होगा वो सेवा नियोजक में से ही होगा। ठीक है, और सदस्यों की संख्या जो है वो 6 से ज्यादा नहीं होगी इसके अंदर। मतलब अगर बात करें तो कमेटी के अंदर 6 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 6। और 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसमें से एक क्या होगा, सभापति होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर मान लो कि समिति के कारण सदस्यों को कोई अधिकार छीना जा रहा है तो वो समिति प्रभावी नहीं होगी। मतलब ये समिति क्या करेगी, इनका जो कार्यकाल है वो 30 दिन का होगा। 30 दिन के भीतर भीतर इनको अपने निर्णय देना पड़ेगा। जो भी कमेटी है, जो सेवा नियोजक है, जो सभापति है, वो अपनी कमेटी के अकॉर्डिंग उस पर निर्णय लेगा, और निर्णय प्रभावी नहीं होता तो फिर इसके लिए धारा 9C के तहत हम आगे एक समझौता अधिकारी
नियुक्त करेंगे। इसकी नियुक्ति की जाएगी समझौता अधिकारी सरकार का ही कोई एक व्यक्ति होगा जो एक अधिसूचना जारी करके ये अपॉइंट होगा। धारा 4 के अंतर्गत आता है, एक से अधिक अगर मान लो कि निवारण है, परिवेदनाएं हैं, तो एक से ज़्यादा समझौता अधिकारी नियुक्त होंगे। और इसकी जो कार्य अवधि है वो अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी होती है, यानी अल्पकाल के लिए होती है। जैसे ही वो समझौता दूर हो जाता है तो उसकी नियुक्ति वापस हटा दी जाती है। ठीक है, इसकी इनका काम क्या होता है? जो भी समझौता होता है उनको काम करना, ठीक है, उनकी कार्रवाई करना समझौते के बीच में, ठीक है, निर्धारित विधि से करना, कानूनों को ध्यान में रखना, ठीक है, तत्काल कोई जांच हो चाहे वो जांच करना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनको सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना, रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट भेजना किसके पास? सरकार के पास। समय समय पर ये सारे क्या करता है? कार्य करता है। और मामले को अगर इनसे मामला नहीं सुलझ रहा तो ये मामले को आगे भेजेंगे। इसके अलावा जो रिपोर्ट दी है उसके अंदर अपना उत्तर लिख देंगे कि क्यों मामला सुलझ नहीं रहा। इसके बाद आता है हमारे पास समझौता मंडल, जिसको हम समझौता बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। समझौता बोर्ड क्या कहता है कि बेसिकली इसका जो गठन होता है वो धारा 5 के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंदर एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और उसका उद्देश्य मेनली ये होता है कि औद्योगिक विवाद के निपटारे को प्रोत्साहित करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी निपटारा करना हो ताकि उनके बीच में जो भी मतभेद है वो दूर किया जा सके। इसके लिए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और वो अध्यक्ष निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब वो कोई भेदभाव वगैरह का नहीं होना चाहिए। और सदस्यों की नियुक्ति है वो प्रतिनिधि के आधार पर होनी चाहिए और बराबर संख्या में प्रतिनिधि होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोरम की व्यवस्था की गई है। कोरम क्या होता है? एक वर्ड आता है कोरम। तो कोरम क्या होता है? जो भी सभा होती है उसमें न्यूनतम सदस्य जो बैठने ही होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लो एक सभा है और सभा के अंदर 100 बंदे होने चाहिए, 100 में से 10 तो आए ताकि सभा का संचालन कर सके। अगर 10 बंदे भी नहीं आते वो कोरम को भी पास नहीं करता। मतलब कोरम न्यूनतम सदस्य संख्या जो एक सभा के अंतर्गत होनी चाहिए जिससे सभा का संचालन किया जा सके। एग्जाम में पूछ लेते हैं कोरम क्या है। तो कोरम के लिए एक निर्धारित सदस्य संख्या होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम उस सभा का संचालन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कार्यवाही है तो उसको रोका भी जा सकता है समझौता मंडल के द्वारा। इसके बाद स्टूडेंट अगर मान लो कि समझौता मंडल उसको जांच नहीं कर पा रहा, रिपोर्ट नहीं दे पा रहा, तो वो आगे अपने जांच न्यायालय में इसकी रिपोर्ट भेज सकता है। कार्य समिति और समझौता मंडल में क्या फर्क है? देखो, कार्य समिति के अंदर जो अध्यक्ष होता है वो सेवानियोजक में से है, लेकिन इसमें सरकार के माध्यम से होता है। इसमें 100 का ध्यान में रखना, तो 100 से ज्यादा श्रमिक को तभी कार्य समिति बनेगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि 20 से ज्यादा होने पर भी समझौता अधिकारी आ सकता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो बेसिकली 20 सदस्य हो सकते हैं। इसमें कार्य समिति में कम से कम 20 सदस्य, समिति जो बनती है ना उसमें 20 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें समिति में सदस्य होते हैं 6। उसमें से एक तो सभा होती है और 4 और 2 अन्य मेंबर होते हैं। ठीक है, मतलब 6-7 सदस्य होते हैं लगभग। 3 से 6 मान लो कि अगर 2 सदस्य हो रहे हैं तो 3 हो गए, 4 हो गए तो 5 हो गए। ठीक है, तो 6 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं जिसमें 1+2 का प्रावधान भी और 1+4 का प्रावधान भी है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें श्रमिकों का ही चुनाव किया जाता है। श्रमिक ही बनाते हैं, जैसे कमेटी बनाते हैं श्रमिक बनाते हैं, इसमें सरकार बनाती है। इसमें श्रमिक का कंट्रोल रहता है, इसमें सरकार रहता है। इसमें वो अपने स्तर पर करते हैं, इसमें सरकारी स्तर पर किया जाता है। ठीक है, ये धारा 3 में आती है, ये धारा 9 में आती है। दोनों में अंतर ये है, अगर अंतर आए तो। फिर हम बात करते हैं जांच न्यायालय। तो जांच न्यायालय, श्रम न्यायालय, औद्योगिक प्राधिकरण और राष्ट्रीय प्राधिकरण, ये सारे न्यायालय संबंधी मामले इसे न्यायिक व्यवस्था के अंदर रखा गया है। न्यायिक व्यवस्था में सबसे पहले आता है जांच न्यायालय। इसके अंतर्गत धारा 6 के अंतर्गत सारे सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय गजट के अंतर्गत सूचना प्रकाशित करके न्यायालय में गठन किया जाता है। जांच का एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के तहत जो भी उद्देश्य होता है उस सदस्य की जांच की जाती है और कोरम के ऊपर उनका निवारण किया जाता है। सरकार द्वारा समय समय पर पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है और जो भी इसके अंदर रिजल्ट आता है वो सारा का सारा अनाउंस किया जाता है। ये हमारा है जांच न्यायालय। इसके बाद हम बात करते हैं श्रम न्यायालय की। देखिए स्टूडेंट्स, श्रम न्यायालय की अगर बात करें तो श्रम न्यायालय श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है। ये बेसिकली क्या कहता है कि श्रमिकों के लिए एक लेबर कोड बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसके अंदर श्रमिकों की व्यवस्था की गई है। बेसिकली लेबर्स के लिए एक अलग से व्यवस्था की है लेबर कोड की, और लेबर कोड का मुख्य उद्देश्य होता है श्रमिकों को न्याय दिलाना। धारा 7 इससे संबंधित होती है। इसमें एक पीठासीन अधिकारी होता है जो पीछे बैठा होता है और बेसिकली मेन जो भी नियुक्ति है वो सरकार इसी के माध्यम से करती है। मतलब सारा जो कार्य, जो सारा डिसीजन है, निर्णय है, वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिया जाता है।
ठीक है। ये अनुभवी होता है, इसको 3 वर्षों का नॉलेज होता है, अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकता है जब भी इसकी मर्जी है। इसकी योग्यता क्या है? योग्यता ये है कि पहले तो ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या कभी भी रहा हुआ हो, जिला न्यायाधीश पे कम से कम 3 वर्ष तक रहा हो, कम से कम 7 वर्ष की न्यायिक पद पर ये कार्य कर चुका हो। ये चीज़ें आपके इसकी योग्यता रहती है। जबकि हमें इसके बारे में क्या लिखना है? श्रम न्यायालय के अंतर्गत क्या है कि 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना है। 65 वर्ष के ज़्यादा आयु का हो तो वो अयोग्य हो जाएगा, मतलब 65 से कम होना चाहिए पहली तो बात। और ये निष्पक्ष होना चाहिए। अगर पक्ष है तो फिर वो विवाद कर ही नहीं सकता। नॉर्मल सी बात है, अगर पक्ष वाला होगा तो वो कहीं एक पक्ष की बात सोचेगा, दूसरे पक्ष की बात नहीं सोचेगा। तो निष्पक्ष होना चाहिए ताकि वो अपने न्यायालयों के संबंधी सभी प्रावधानों का पालन कर सके और श्रमिकों को जल्द से जल्द न्याय दिला सके। इसके बाद अगर बात करें तो औद्योगिक प्राधिकरण की बात करते हैं। तो औद्योगिक प्राधिकरण क्या कहते हैं कि औद्योगिक प्राधिकरण का भी जो गठन होता है वो राजकीय गजट के अंदर अधिसूचना प्रकाशित करके औद्योगिक प्राधिकरण का गठन किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि किसी भी मामले के संबंध में ये जांच कर सकते हैं। इनके पास अधिनियम है, अधिनियम के तहत ये कार्यवाही कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसका सदस्य होता है वो एक ही सदस्य होता है औद्योगिक प्राधिकरण का। और इसकी जो धारा है वो धारा 8 से 11 तक इसके प्रावधान दे रखे हैं हमें। इसके दौरान इसके अंदर भी वही सेम बात है कि उसकी योग्यता क्या है। जो आपने श्रम अधिकारी की है वही पीठासीन अधिकारी की योग्यता इसके अंदर कवर होगी। क्लियर है। इसके बाद अयोग्यता की बात करें तो 65 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो, कम से कम वो 65 साल से कम का हो, तभी वो योग्य माना जाएगा। और पद रिक्त होने की दिशा में कोई नया निर्देश हो सकता है। अब निर्देश क्या होता है? सरकार द्वारा जो भी इसको निर्देश दिए गए हैं श्रम न्यायालय के संबंधी उनका निवारण करेगा। अगर पक्षकारों के आवेदन आ रहे हैं तो उसके लिए निर्देश देगा। हड़ताल और तालाबंदी पर निषेध प्रतिबंध रखेगा। अगर कोई तालाबंदी करने के योग्य भी आ रहा है तो औद्योगिक प्राधिकरण के तहत उन तालाबंदी और जो भी निषेध प्रतिबंध लगा रखे हैं उन पर विवाद कर सकता है। उन पर ये कह सकता है कि तालाबंदी नहीं होनी चाहिए। और अन्य संस्थानों को भी शामिल कर सकता है। मतलब इसके पास पूरा राइट है कि उद्योगों से संबंधित पूरे डिसीजन ले सकता है। कुछ कर्तव्य भी है। कर्तव्य की अगर बात करें तो उनको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, ठीक है। लिखित में होनी चाहिए रिपोर्ट। जो सूचना है वो वादी और प्रतिवादी दोनों से लें। जो केस कर रहा है और जिस पे हो रहा है दोनों की सुने। वो ये सारे रूल आपको औद्योगिक प्राधिकरण में ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा हम जा रहे हैं सिविल कोड की शक्तियाँ भी है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बना था, उसके रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इस रूल के तहत हमें क्या करना है? प्रावधान करना है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय अधिकरण की। देखो, राष्ट्रीय अधिकरण जब हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही तो नेशनल ट्रिब्यूनल के पास आएगी। इसके पास नेशनल ट्रिब्यूनल जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय कोर्ट या राष्ट्रीय अधिकरण। जब आप स्वेच्छा से भी निपटारा नहीं हो रहा, समझौते से भी नहीं हो रहा, न्यायालय से भी नहीं हो रहा। जांच न्यायालय, श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय। जांच न्यायालय छोटे स्तर पर, श्रम न्यायालय उससे बड़े पर, और जो औद्योगिक न्यायालय वो इंडस्ट्री लेवल पर करता है। तीनों से नहीं हो रहा, फिर राष्ट्रीय अधिकरण क्या करता है? अपने हिसाब से उसको हैंडल करता है। राष्ट्रीय अधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर इंडस्ट्री की एक कमेटी बनाता है। इस कमेटी का गठन किया जाता है। उसमें एक से ज़्यादा नेशनल अथॉरिटीज़ को कंबाइन किया जाता है। इस कंबाइंड अथॉरिटी का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो विवाद है वो दूर हो सके, ठीक है। और एक ही सदस्य, इसका जो अधिकरण होता है वो एक ही सदस्य होता है और एक पीठासीन अधिकारी होता है, ठीक है। जिसको पीठासीन अधिकारी होते हैं वो योग्यता और नियुक्तियां वही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर चुका हो, किसी न किसी हाई कोर्ट पे, उच्च न्यायालय पे काम कर चुका हो। अगर जिला न्यायालय की बात करें तो कम से कम 3 और 7 वर्षों का उसको न्यायिक संबंधी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और पद खाली होने पर उसकी कोई नियुक्ति है वो पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि अगर कोई आपको संभावना लग रही है तो इसके लिए एक विवाद संबंधी आप समिति बना सकते हो। इसके अलावा सरकार के निर्देश दिए गए हैं उनका हमें पालन करना पड़ेगा। धारा, इसके अंदर धारा आती है धारा 10। धारा 10 के तहत इसका प्रावधान किया गया। हालांकि कुछ धाराएं आपको मिक्स मिलेगी, धारा 10, धारा 11 वो भी इसके अंदर आती है। कुछ धाराएं इसकी आती है औद्योगिक में और कुछ आती है राष्ट्रीय में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ कर्तव्य भी हैं, तो कर्तव्य को भी पालन करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इसी राष्ट्रीय के अंतर्गत भी नहीं होता तो फिर हमारे पास है ऐच्छिक पंच निर्णय व्यवस्था। अगर इन तीनों में से हम
कोई भी चुनाव नहीं करते, तो हमारे पास ये व्यवस्था भी है कि ऐच्छिक पंच निर्णय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, जैसे गाँव के अंदर कोई अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो क्या होता है, पंच जो भी 5 जने मिलकर उसका निर्णय ले लेते हैं। वैसे ही अगर श्रमिकों की मन में अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ है या श्रमिकों के प्रति कोई विवाद है या सेवा नियोजक और श्रमिकों के प्रति विवाद है, तो कोई भी श्रमिकों का कोई भी ग्रुप या फिर कोई हम कहें सेवा नियोजकों का ग्रुप मिलकर 5 बंदे मिलकर क्या कर सकते हैं, उसकी बैठक लगा सकते हैं और बैठक में उन सभी की सहमति के अनुसार जो भी निर्णय होगा वो पंच निर्णय के नाम से जाना जाता है। ये सबसे छोटी व्यवस्था है, इसके अंदर ये ऐच्छिक है, ये जरूरी नहीं है। अगर ये हमने जो ये न्यायिक व्यवस्था कहते हैं और ये आती है ऐच्छिक व्यवस्था। कोई भी व्यवस्था हम अपना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्वैच्छिक ही बनानी है, समझौता भी अपना सकते हैं, न्यायिक भी अपना सकते हैं और ऐच्छिक भी अपना सकते हैं। ये सारे राइट आपको दे रखे हैं लेबर कोड राइट दिए हुए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत। और किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, अपने वाद प्रस्तुत कर सकता है और अपना जो भी हक है वो ले सकता है। तो यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर अथॉरिटी कौन कौन सी है। इसके बाद हम बात करें कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हुआ था वो 1956 में ये प्रावधान जोड़ा गया था। ये प्रावधान कब जोड़ा गया था? 1956 के अंदर जोड़ा गया था। मतलब आया था 1947 में। 9 साल बाद ऐसी एक कहीं ना कहीं लगा कि इसके अंदर एक पंच निर्णय वाला जोड़ना चाहिए, जिससे क्या हो सके, इसका जो निर्णय है वो पंच निर्णय के माध्यम से किया जा सके। इसके द्वारा पंच निर्णय भी एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसका रिपोर्ट का प्रकाशन करेंगे। तो इसके माध्यम से हमारा क्या होता है, ये ऐच्छिक पंच निर्णय व्यवस्था भी हो जाती है। और अगर कम से कम 21 दिन के बाद वो हर एक निर्णय में जाएगा। 21 दिन के बाद ही पंच निर्णय अपना जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित करेंगे और इस रिपोर्ट के तहत ही वाद सुलझ जाएगा। इसके अंदर आपको मुख्य रूप से ध्यान क्या रखने हैं, एक तो श्रम न्यायालय का ध्यान रखना। इस श्रम न्यायालय के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये श्रम न्यायालय। इसके अलावा कार्य समिति के बारे में पूछा जाता है कि कार्य समिति क्या है, ऐच्छिक है, 100 से अधिक सदस्य संख्या होने पर इसकी नियुक्ति की जाती है। और एक जांच न्यायालय भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। और बाकी आपको मैंने इसका ब्रीफ बता दिया है कि व्यवस्था 4 तरीके की व्यवस्था है, ठीक है। आप इसको अच्छे से एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें ताकि चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए, ठीक है। तो पहले ये डायग्राम पूरा बना लें और इसके नोट्स इसी के थ्रू आप इसको रीड आउट कर लें। अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो आप तो अपने बुक्स को रेफर कर लें, ठीक है। मैंने इसको सिंपली चार्ट के थ्रू बता दिया है कि 4 व्यवस्था है, तो इन व्यवस्थाओं के अंदर अलग अलग व्यवस्था आती है, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो भी ये अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। और आपके इस क्लास की जो वीडियो है वो आगे मिलती रहेगी आपको। लगभग 4-5 वीडियो के अंदर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हमारा टॉपिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग की सीरीज लेके आएंगे। ओके, थैंक यू। तुम्हारा रूम कौन सा है? 6 नंबर दे दिया। ये वाला रूम था? 6 नंबर दे दिया। मैं इधर देख के गया हूँ, है ही नहीं। आए क्या रूम में आ रहे हो? अब तो हो गया, क्लास लगी। अल्लाह 12 बजे का देख कितने मिनट की क्लास।